बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट्स अबाउट व्हेन ऑटम केम बाय फैज़ अहमद। फैज़ अहमद जो कि पाकिस्तानी पोइट थे। और इस पोएम में हम देखेंगे फैज़ अहमद फैज़ की बायोग्राफ़ी, की फैक्ट्स ऑफ द पोएम की ट्रांसलेशन, थीम और लास्ट में एनालिसिस ऑफ द पोएम। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। फैज़ अहमद फैज़ जिसकी डेट ऑफ बर्थ 13 फरवरी 1911 है और 20 नवंबर 1984 में इसकी डेथ हुई थी। और ये एक पाकिस्तानी पोइट और ऑथर है उर्दू के एंड पंजाबी लैंग्वेज के। एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर्स ऑफ द उर्दू लैंग्वेज इन पाकिस्तान। आउटसाइड लिटरेचर ही हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मैन ऑफ वाइड एक्सपीरियंस। तो इसका काफ़ी एक्सपीरियंस था और जो बाहर की दुनिया थी वहाँ पे भी इसे काफ़ी फेम मिली थी। और एंड ही हैज़ बीन डिस्क्राइब, इसको जो डिस्क्राइब किया जाता था वहाँ के लोग जो इसे डिस्क्राइब करते थे, स्टिल ही स्टडीड मोर, ही टॉट मोर इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, अ मैन ऑफ वाइड एक्सपीरियंस। हैज़ बीन अ टीचर, ये एक टीचर थे, एक आर्मी ऑफिसर थे, जर्नलिस्ट थे, एक ट्रेड यूनियनिस्ट थे एंड अ ब्रॉडकास्टर थे। फैज़ वाज नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, इसको नोबेल प्राइज़ भी मिली थी और इसने लेनियन फीस प्राइज़ भी गेन की थी। बॉर्न इन पंजाब ब्रिटिश इंडिया, वो ऑब्वियसली उस वक्त पाकिस्तान जो है वजूद में नहीं आया था। सो बॉर्न इन पंजाब ब्रिटिश इंडिया, फैज़ वेंट ऑन टू स्टडी एट गवर्नमेंट कॉलेज एंड ओरिएंटल कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज और ओरिएंटल कॉलेज में इसने पढ़ा था। एंड ही वेंट ऑन द सर्व इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसमें इसने सर्व की थी। आफ्टर पाकिस्तान इंडिपेंडेंस फैज़ बिकेम द एडिटर ऑफ द पाकिस्तान टाइम्स जो कि एक न्यूज़पेपर है लाहौर से जो है पब्लिश होता है, तो ये उसके एडिटर बन गए थे। एंड अ लीडिंग मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी बिफोर जो है बीइंग अरेस्टेड इन 1951 एज एन एलिज्ड पार्ट ऑफ द कंस्पिरेसी टू ओवरथ्रो द लियाकत एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, फिर इसे सज़ा भी मिली थी, मीन्स इसे कैद हुई थी। क्यों हुई थी कि इस पे ये इल्ज़ाम था, ये कंस्पिरेसी, ये साजिश लगाई की थी कि इसने ओवरथ्रो किया था किसको, जो लियाकत जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, खान लियाकत अली खान, एंड रिप्लेस इट विद अ लेफ्ट विंग गवर्नमेंट। एंड फैज़ वाज रिलीज्ड आफ्टर 4 years in prison and went on to become a notable member of the progressive writers movement। तो 4 साल के बाद इसे जो है प्रिजन से जो है मीन्स आज़ादी मिली थी। एंड वेंट टू बिकम अ नोटेबल मेंबर ऑफ द प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट। तो फिर इसने ये जो प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट है उसको ज्वाइन किया, तो उसके मेंबर बन गए थे। और इवेंचुअली एन एड टू द भुट्टो एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर बीइंग सेल्फ एक्साइल्ड टू बेरट। फैज़ वाज एन old Marxist and he received the Lenin Peace Prize from the Soviet Union in 1962। मार्क्सिस्ट जो कि एक थीरी थी, कार्ल मार्क्स ने रिप्रेजेंट की थी, और इसमें यही होता है कि हैव्स एंड हैव्स नॉट की बात करता है कार्ल मार्क्स। सो हैव्स एंड हैव्स नॉट का मतलब है अपर एंड लोअर क्लास। और इसने जो है लेनियन पीस प्राइज़ जो है इसको मिली थी फ्रॉम सोवियत यूनियन इन 1962। His work remains influential in Pakistan literature and arts. Faiz literary work was posthumously published, honored when the Pakistani government conferred upon him the nation's highest civil award, निशान-ए-इम्तियाज़, in 1990। तो इसके मरने के बाद इसके काफ़ी वर्क जो है पब्लिश हुए थे और इसको जो है 1990 में इस निशान-ए-इम्तियाज़ से जो है नवाजा गया था, जो कि सिविल अवार्ड है पाकिस्तान का। तो इसके अगर स्टाइल की बात करें, इसके लिखने का जो स्टाइल था, फैज़ पोइट्री हैज़ लॉन्ग रिफ्लेक्टेड अ सिंक्रेटिक स्पिरिट both across place and across time, and it found a place among many local cultural traditions and also beyond। तो इसके भी ज़्यादातर वर्क जो हैं वो कल्चर के बारे में, जो ट्रेडिशंस हैं ईस्टर्न, उसके बारे में है। And he not only navigated the space between Hindu and Muslim but was also deeply influenced by British poets, जिसमें आते हैं like W.H. Auden। Faiz poetry merged styles across centuries, weaving together classical forms like the 14th century ghazal, or notably drawing from Punjabi poetic ideals like loss and longing, as well as from Sufi philosophy। और इसका जो लिखने का स्टाइल था वो क्लासिकल था, like the 14th century ghazal,
और उसके बाद विद 20th सेंचुरी फॉर्म्स लाइक द फ्री वर्स और फ्री वर्स में लिखते थे एंड द ब्रिटिश हैड बीन इम्पोर्टिंग इनटू द सबकॉन्टिनेंट सिंस द राज टुक होल्ड of it a century earlier. Moreover, that phase work responded to contemporary movements of the crisis made his poetry distinctively critical in two ways. तो ये आगे आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसने अपने पोइट्री के ज़रिए जो ऑप्रेसर्स है उनको जो है उनके जो मतलब जो इमेज हैं जो थीम्स हैं और जो फॉर्म्स हैं उनको एडॉप्ट करके उन ऑप्रेसर को जो है मींस रिवेल किया है। उनको जो है उनके जो वर्क्स है, उनके जो ऑपरेशन है, जो जुल्म वो करते थे, उनको जो है अपने इमेज के ज़रिए रिप्रेजेंट किया है। सो इस पोएम में भी आपको देखने को मिल जब हम इस पोएम की एनालिसिस करेंगे। की फैक्ट्स की बात करें तो ये ट्रांसलेट किया था नोमी लेजर्ड ने, जो कि मूड इसके और टोन अगर इसकी बात करें इस पोएम की तो वो पेसिमिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक है। पेसिमिस्टिक मींस नेगेटिव और ऑप्टिमिस्टिक का जो है मतलब होपफुल। एंड ऑटम इज़ कंसिडर्ड विद द आइडिया ऑफ टायरनी एंड ऑपरेशन। तो ये जब हम एनालिसिस करेंगे उसमें देखेंगे कि ये कैसे टायरनी और ऑपरेशन का जो है आइडिया है, इसको कंसिडर किया जाता है इस पोएम को, ऑटम को। एंड पोएटिक डिवाइसेस विच आर यूज्ड दैट इज़ पर्सनिफिकेशन, इमेजरी, एपोस्ट्रोफी, सिंबल। और इसके 4 स्टैंजाज हैं, 18 लाइंस का पोएम है। पोएम की ट्रांसलेशन देखते हैं। दिस इज़ द वे दैट ऑटम केम टू द ट्रीज़। पत्ते गिरने का मौसम है, हर जगह वीरानी सी है, मतलब जो हरियाली है ये वो हरियाली ख़त्म हो चुकी है। और पॉइंट ये कहता है कि इस तरह ऑटम जो है पेड़ों पर आया। इट स्ट्रिप्ड दैम डाउन टू द स्किन। और ऑटम ने पेड़ों को ऐसा कर दिया जैसे कि वो नंगे हो गए हो। जितने भी पत्ते थे वो सारे गिर गए। और तना है और पेड़ का मतलब जो ब्रांचेस है वही देख रही है, मतलब वही दिख रही है जैसे किसी ने पेड़ों को नेक्ट किया हो, कपड़े उतार दिए हो। लेफ्ट देयर एबोनी बॉडीज नेक्ट, इट शॉक आउट देयर हर्ट्स द येलो लीव्स। जब आप यहाँ पे एबोनी का मतलब है जो अ वेरी डार्क ब्लैक, मतलब पेड़ों का जो डार्क कलर जब देखता है, सिर्फ ब्रांचेस हैं, मतलब जो पेड़ होते हैं जब वहाँ से पत्ते शत्ते सारे गिर जाते हैं तो ऑब्वियसली उनका जो कलर होता है फिर वो जस्ट ब्लैक ही नज़र आता है। उनकी जो ब्रांचेस का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। तो सिर्फ ब्रांचेस हैं मींस सिर्फ एक कलर है, ब्लैक कलर के ब्रांचेस खड़े हैं, सिर्फ ब्लैक कलर नज़र आते हैं। एंड अदर लाइन्स, the yellow leaves scattered them over the ground, anyone could trample them out of shape and undisturbed by a single moan of protest. अब ये जो गिरे हुए पत्ते, इनके जो दिल है और ये जो पीले पत्ते हैं बिखरे पड़े हैं ज़मीन पे, और ये जो बिखरे हुए पत्ते हैं उन्हें कोई भी इनके रूप रंग से मीन्स बिगाड़ सकता है, मतलब उन्हें रोन सकता है, उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। और ये पत्ते कोई तकरार नहीं करते, कोई बहस नहीं करते, कोई बात नहीं करते कि उन्हें क्यों रोंदा गया है, उन्हें क्यों डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो ये कोई तकरार नहीं करते, प्रोटेस्ट नहीं करते। इवन इनको जब रोन दिया जाता है फिर भी ये चुपचाप पड़े रहते, कोई प्रोटेस्ट, कोई शोर शराबा नहीं, कोई जो है मीन्स जो हंगामा है वो नहीं करते। उसके बाद आगे कहता है कि द बर्ड्स दैट हर्ल्ड ड्रीम्स वर एक्साइल्ड फ्रॉम देयर सॉन्ग। और ये जो चिड़िया है मीन्स ये ख्वाबों का एहसास दिलाती, तो इनको भी जो गाने हैं ऐसा लगता है जैसे इनके गानों से इनको जुदा कर दिया गया है। ईच वॉइस टर्न आउट ऑफ हिज थ्रोट। और हर आवाज़ जो इन चिड़ियों की ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनके गलों से अलग कर दिया हो। They dropped into the dust even before the hunter strung his bow. और ये मिट्टी में जाके मिल जाते इससे पहले जो शिकारी है उसने अपने शिकार से इनका शिकार किया हो। ओ गॉड ऑफ मे हैव मर्सी। यहाँ पे शायर जो है दुआ करते हैं कि मई मीन्स मई जो महीना होता है, अगर उसका कोई गॉड है तो इन पे रहम करो, जो चीज़ें हो रही है ऐसा मत होने दो। और ब्लेस दीज वेथर्ड बॉडीज़। और ये जो मुरझाए हुए बॉडीज़ हैं, चाहे पेड़ हो, फूल हो, पत्ते हो, उन्हें अपनी दुआ दो, उन पर रहम करो, मीन्स हैव अ मर्सी ऑन देम।
विद द पैशन ऑफ योर रिसेक्रेशन, और तुम्हारा जो पैशन है फिर से ज़िंदा कर देने का, जब तुम कर सकते हो ऐसा। रिसेक्रेशन का मतलब है मरी हुई चीज़ में जान डाल देना। मेक देयर डेड वेन्स फ्लो विद ब्लड अगेन, और इन मीन्स जो और इनकी जो मरी हुई नसें हैं इसमें फिर से खून बहने लगे, ऐसा करो, ऐसा कर दो। ये किसको कह रहा है? गॉड की तरफ इशारा है कि ऐसा कर दो कि इनकी जो मरे हुए पत्ते हैं या जो मरे हुए जो तने हैं, इनके जो रगे हैं तो उनमें जो हैं वो दोबारा से मतलब खून जो है बहने लगे, ऐसा कर दो। गिव सम ट्रीज द गिफ्ट ऑफ ग्रीन अगेन, लेट वन बर्ड सिंग, किसी पेड़ को फिर से मीन्स हरियाली का तोहफा दो, या फिर ग्रीन मतलब सरसब्ज बना दो और किसी एक चिड़िया को गाने दो। लेट वन बर्ड सिंग मतलब किसी एक चिड़िया को गाने दो। तो इस पूरे पोएम में आपने देखा होगा कि इसने पर्सनिफिकेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। पर्सनिफिकेशन का मतलब ये है कि जो ह्यूमन ट्रेट्स है या जो ट्राइट्स है उनको जो है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को देना। जैसे मैं कहता हूँ कि अपॉर्चुनिटी नॉक्ड ऑन द डोर, अब अपॉर्चुनिटी तो कोई नॉक शॉक करता नहीं, सो इट इज़ जस्ट लाइक वी आर गिविंग द ह्यूमन ट्रेट्स। इसकी अगर थीम की बात करें तो नेचर, ट्रीज, बर्ड्स, विचनेस ऑफ एन ऑटम, ऑप्रेसर, टेरनी एंड अपर एंड लोअर क्लास। तो आइए बढ़ते हैं इसके एनालिसिस की तरफ। एनालिसिस ऑफ द पोएम। सो फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोएम आर हर्टलेसनेस एंड टेरनी ऑफ द ऑप्रेसर। पहले जो 3 लाइन है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो हर्टलेसनेस और जो ऑप्रेसर्स होते हैं, जो कब्ज़ा करते हैं, जो जुल्म करते हैं, उनका जो जुल्म है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द इंटेंसिटी ऑफ हिज ऑपरेशन विद ट्रीज़ रिप्रेजेंटिंग, अब वहाँ पे जो ट्रीज़ है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो पोर पीपल को, मीन्स जो गरीब लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ऑटम जो है दैट रिप्रेजेंट्स अ पीरियड ऑफ होपलेसनेस, वो होपलेसनेस ऑटम जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? होपलेसनेस को। एंड द टाइम व्हेन द अपर क्लासेस टॉर्मिनेटेड एंड ह्यूमिलेटेड द लोअर क्लासेस, ये वो वक्त था जब जो अपर क्लास होती थी वो अजाब देती थी किसको? लोअर क्लास के लोगों को, उनको तंग करती थी, उन्हें ह्यूमिलिएट करती थी, उन पे जुल्म करती थी। कौन सी क्लास? टैप डॉग्स या अपर क्लास। और लोअर क्लास को हम अंडर डॉग्स भी कहते हैं और अपर क्लास को हम टॉप डॉग्स कहते हैं। सो दूसरी लाइन जो येलो लीव्स रिप्रेजेंट द पोर क्लास, अब यहाँ पे क्या मतलब? जो येलो लीव्स हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? पोर क्लास को। द येलो लीव्स विच वर वंस ग्रीन रिप्रेजेंट द पोर क्लास, जो कभी ग्रीन होते लेकिन अब पोर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। द वर्किंग क्लास, द अपर क्लास ऑप्रेस्ड देम टू द एक्सटेंड दैट दे डिडंट इवन हैव द करेज टू प्रोटेस्ट। अच्छा, अब अपर क्लास जब इन पे मतलब जुल्म करती थी तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी जो लोअर क्लास थी कि वो प्रोटेस्ट करे, तो सम ब्रेव souls protested, they were not heard. So the poet basically talks about social cruelty, violence, injustice, economic inequality on the part of the upper class and lack of revolutionary fervor from the side of the oppressed. तो पोइट यही बात कर रहा है कि जो प्रोटेस्ट करते थे, मीन्स कुछ तो प्रोटेस्ट करते नहीं थे, चलो सपोज़ जिसने प्रोटेस्ट किया उनकी बात को भी नहीं माना जाता था, उन पे जो है बेसिकली उन पे भी जुल्म किया जाता था, उनको जो है ये कर से कि ये वायलेशन कर रहे हैं, उनके साथ भी इनजस्टिस होती थी, इनइक्वालिटी होती थी ऑन द पार्ट ऑफ द अपर क्लास एंड लैक ऑफ। और इसकी मेन वजह यही भी है कि रेवोल्यूशन का कोई रुझान था ही नहीं, मीन्स ऐसा कोई बंदा था ही नहीं जो मीन्स रेवोल्यूशन ले आए, कोई इनकलाब ले आए। थर्ड पॉइंट की बात करें तो बर्ड्स इन द सेकेंड स्टैंजा रेफर्स टू पोइट्स, राइटर्स, रिवोल्यूशनरीज और साथ में रिफॉर्मर्स को रिप्रेजेंट करता है। जो बर्ड्स हैं वो किस चीज़ को? पोइट्स को रिप्रेजेंट करता है, राइटर्स, रिफॉर्मर्स एंड रिवोल्यूशनरीज जो इनकलाबी होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर द मैसेंजर्स हु ब्रिंग इन न्यू थाट्स एंड आइडियाज़ इन द माइंड्स ऑफ द पोएम या इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। ये वही लोग होते हैं जो लोगों के माइंड में नए आइडियाज़ लेकर आते हैं। अब सपोज़ जो राइटर हैं ओबियसली जब वो लिखता है या जो रिवोल्यूशनर है, ये जो रिवोल्यूशनरी होते हैं
वो कुछ नए आइडियाज़ के साथ आते हैं जो दूसरे लोगों को मींस उनके माइंड में डालते हैं, उन्हें जो है फिर एक इनकलाब ले आते हैं। और इसी तरह जो दूसरे रिफॉर्मर्स होते हैं, जो पोइट्स होते हैं, वो भी यही करते हैं। हाउएवर इन द टाइम ऑफ, लेकिन जब जुल्म का वक्त था, ऑन सेंसरशिप एक्ट ऑफ 13, इवन दे लॉस्ट देयर वॉइसेस, इन्होंने जो अपनी वॉइस थी वो भी खो दी। दे कांट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स बिकॉज द ऑपरेसर डज नॉट अलाउ देम टू डू सो, इवन बिफोर दे लिटरली डाई दे गिव इन। अच्छा, इसमें पॉइंट यही बता रहा है कि ये ऐसा दौर था कि जहाँ पे जो पोइट्स थे उन्हें भी ऑप्रेस किया जाता था, जो रिवॉल्यूशनर्स थे उन्हें भी ऑप्रेस किया जाता था, उन पे भी जुल्म किया जाता था, जो राइटर्स थे उन पे भी जुल्म किया, उनकी जो वॉइस थी उन्हें दबाया जाता था ताकि वो कुछ ऐसा ना लिखे जिससे जो यंग पीपल हैं वो उठ खड़े हों, वो अपनी जो राइट्स हैं या कोई इनकलाब ना ले आए। तो इस तरह ये राइटर्स, रिफॉर्मर्स, पोइट्स, रिवॉल्यूशनरीज़, इन सब पे भी जो थी एक किस्म की वायलेशन होती थी। और द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम इज़ अ प्रेयर टू गॉड। अच्छा, थर्ड स्टेंजा में क्या होता है कि ये गॉड से दुआ करते हैं, मींस खुदा से दुआ करते हैं। पोइट इनवर्क्स गॉड एंड प्रेज हैव मर्सी टू द ट्रीज एंड ब्लेस देम विद अ न्यू लाइफ। मींस अब ट्री से मुराद यहाँ पे लोगों को रेफ़र कर रहा है। तो उसमें भी पोइट यही बता रहा है कि जो गॉड से जब वो दुआ करते हैं कि इनको एक नई ज़िंदगी दो, इनकी जो वेन्स हैं उसमें दोबारा जो है खून बहे, उनको जो है उनके अंदर एक नई जान डाल दो। तो जो जो रिवोल्यूशनर्स है उनके अंदर एक नई जान डाल दो कि वो भी दोबारा खड़े हों अपने हकूक़ के लिए, कि एक नई इनकलाब ले आए। सो द लास्ट टू लाइन्स सम अप द पोइट्स इंटेंट बाय यूजिंग द वर्ड ग्रीन। अब ग्रीन ही रेफर्स टू लाइफ, रीजनरेशन, हैप्पीनेस एंड अ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ग्रीन वो किस चीज़ को रेफ़र करता है? पोइट जो है वो रेफ़र करता है रीजनरेशन को, हैप्पीनेस को एंड अ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। द पोइट फील्स दैट अ classless society is the need of the hour, even if one bird is allowed to sing, one listener is allowed to express his ideas, that will make the difference। तो इन लाइंस में यही बता रहा है, ये लास्ट पॉइंट में यही बता रहा है कि जो एक शख्स हो, जैसे एक बर्ड होती है, इफ़ एनी बर्ड इज़ अलाउड टू सिंग द सेम, अगर किसी रिवोल्यूशनरी को जो इनकलाबी होता है उसको अलाउ किया जाए कि वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करे सो ये एक बड़ी डिफरेंस ले आता है वहाँ के अवाम में। मतलब उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाए। पोइट के कहने का सिंपल मतलब ये कि उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाए और जो रिवॉल्यूशनर्स हैं वो जो है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करें, उन पे कोई पाबंदियाँ ना हो। तो लास्ट लाइन में ये यही बता रहा है। सो ये एनालिसिस थी पोएम की। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। कोई भी क्वेश्चन हो ज़रूर पूछ लीजिएगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।